मैं अहमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है आपका तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता। इसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक, इससे पहले वाला जो क्लास है उसमें हम लोग क्या कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। आज हम जो है आगे का जो भी टॉपिक है वो देखने वाले हैं, और आज का हमारा टॉपिक है वो है विद्युत ऋणता। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं विद्युत ऋणता क्या होता है, इसको देखते हैं। इससे पहले आयनन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गया, ये सब हम लोग देख चुके हैं। विद्युत ऋणता मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई यौगिक है, रासायनिक यौगिक जिसे हम बोल सकते हैं, है ना। तो रासायनिक यौगिक है, जैसे मान लो NaCl ही है, ठीक है। तो इस NaCl, या अगर इसके बात ना करें, हम लोग बात कर देते हैं HCl। तो कोई रासायनिक यौगिक है, तो इस रासायनिक यौगिक में जो उपस्थित परमाणु है, 2 परमाणु है इसमें, है ना, HCl जैसे है। तो इस HCl में कितना परमाणु है, 2 परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु और एक क्या है, क्लोरीन परमाणु। तो किसी परमाणु द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित, है ना, किसी परमाणु द्वारा, या बोल सकते हैं कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु द्वारा सहसंयोजी जो बंध होता है, यहाँ पर क्या होता है, सहसंयोजी बंध क्या होता है भाई, जो बंध साझे से बनता है उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के अंतिम कक्षक में आपका 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन को अपना 8 पूरा करना है तो ये 1 का साझा कर देता है, और ये भी 1 का साझा करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जब साझा करता है तो इस प्रकार क्लोरीन का 8 हो जाता है, और हाइड्रोजन का 2 हो जाता है, जो हीलियम के जैसा हो जाता है, और ये आर्गन के जैसा हो जाता है। तो चूँकि यहाँ पर जो बंध बन रहा है वो साझे से बन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं, या सहसंयोजी बंध कहा जाता है। तो किसी यौगिक में, है ना, उपस्थित जो परमाणु होता है, उस परमाणु द्वारा सहसंयोजी जो आबंध होता है, उस आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है, जो क्षमता होता है, वही आपका क्या कहलाता है, विद्युत ऋणता कहलाता है, या उसे विद्युत ऋणता कहते हैं। तो किसी यौगिक में, या बोल सकते हैं किसी रासायनिक यौगिक में, जो भी उपस्थित परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को या सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या होता है, आपका आकर्षित करने का जो गुण होता है, वही आपका क्या कहलाता है, आपका ये विद्युत ऋणता कहलाता है, या विद्युत ऋणता कहते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, विद्युत ऋणता को क्या कर सकते हैं भाई, परिभाषित कर सकते हैं। एकदम सरल है, क्वेश्चन भी आता है कि विद्युत ऋणता किसे कहते हैं। तो लिख सकते हैं, किसी रासायनिक यौगिक में, किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा लिखा देता हूँ। ये क्या होता है हमारा, आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं, हम लोग विद्युत ऋणता कहते हैं। विद्युत ऋणता कहते हैं। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि कोई भी रासायनिक यौगिक है, तो इस रासायनिक यौगिक में जो परमाणु होता है, उस परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होता है, वही आपका क्या कहलाता है, विद्युत ऋणता के नाम से जाना जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्युत ऋणता क्या है। तो आप ये याद रखेंगे कि किसी भी यौगिक में किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होता है, वही क्या कहलाता है, आपका विद्युत ऋणता कहलाता है, विद्युत ऋणता कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए अगर देखें, तो उदाहरण के लिए क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे HCl को ही हम क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पर लेते हैं भाई। तो उदाहरण हम किसको ले रहे हैं अभी, उदाहरण ले रहे हैं HCl, ठीक है। ये एक हमारा रासायनिक यौगिक है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझेदारी होता है, और इस इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी में क्या करता है, इस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को क्लोरीन अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है।
तो उसका ये जो गुण होता है वही आपका क्या कहलाता है, विद्युत तीव्रता कहलाता है। और जब भी कोई परमाणु साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, जैसे हमारा यहाँ पर साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म को कौन कर रहा है, क्लोरीन आकर्षित कर रहा है, तो इसमें माइनस चार्ज आ जाता है और इसमें क्या हो जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो इस तरीक़े से विद्युत तीव्रता को क्या कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो विद्युत तीव्रता जो होता है, इससे पहले हम लोग जो है एक इलेक्ट्रॉन बंधुता और एक आयनन एंथैल्पी पढ़े हैं, उनसे क्या है जस्ट अलग है, क्योंकि वो सब विलगित परमाणु पर आधारित था और ये हमारे एक प्रकार से बोल सकते हैं असहभाजित या सहभाजित या साझे वाले परमाणु पर निर्भर करता है। तो ये दोनों जो होता है आपका आयनन एंथैल्पी और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये थोड़ा उनसे क्या है अलग है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, डायरेक्टली किसी परमाणु से या किसी परमाणु द्वारा क्या किया जाता है, साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित किया जाता है। अगर हम विद्युत तीव्रता की बात करें तो फिलहाल इसके लिए कोई इकाई नहीं है, कोई मात्रक नहीं होता है। फिर भी विद्युत तीव्रता को यहाँ पर दर्शाने के लिए, विद्युत तीव्रता को क्या करने के लिए, दर्शाने के लिए, विद्युत तीव्रता जो होता है उसको दर्शाने के लिए, विद्युत तीव्रता को दर्शाने के लिए हमारा एक काई का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा क्या होता है, काई, जिसको इस प्रकार से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है भाई, ये ऐसा, ये हमारा एक काई होता है, इससे इस प्रकार से एक्स टाइप का दिखता है, उससे क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है ना। इससे हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और फिलहाल इसके लिए कोई मात्रक की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यहाँ पर जो भी विद्युत तीव्रता है उसको दर्शाने के लिए कई साइंटिस्टों ने कुछ मात्रक दिया गया है, जिसमें से एक मात्रक हमारा क्या है, पाउलिंग है। क्या है हमारा, पाउलिंग द्वारा एक मात्रक क्या किया गया है, दिया गया है, और जिसके अनुसार इसको दर्शाने के लिए एक सूत्र होता है, जिसको दर्शाने के लिए हम लोग करते हैं एक्स ए माइनस में क्या होता है आपका एक्स बी होता है, बराबर क्या होता है यहाँ पर 0.10 जो है 0.107, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, और अंडर रूट क्या होता है हमारा, डेल होता है। यदि डेल बराबर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डेल होता है इसके बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है ई, और ये हो जाता है ए, और ये हो जाता है माइनस बी, माइनस में अंडर रूट में आ जाता है आपका ई, और ये हो जाता है ए, माइनस में क्या हो जाता है ई, और ये हो जाता है आपका बी। तो इस तरीक़े से इसको दर्शाया जाता है, जहाँ पर एक से ए और एक से जो बी होता है, ये आपका किसी भी परमाणु की जो क्या होता है, जो विद्युत तीव्रता होता है, इस विद्युत तीव्रता को क्या करता है आपका, प्रदर्शित करता है। जबकि हमारा क्या होता है, जो ई ए या ई ए बी, या ये बोल सकते हैं ई बी बी, ई ए और ए बी, ये जो है उनके यूनिट को दर्शाता है। और इस यूनिट को दर्शाने के लिए हम लोग जो है किलो जूल पर मोल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस तरीक़े से इतना में विद्युत तीव्रता को हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बस इतना ही करता है कि विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं, तो बस अब ये बोलना, किसी भी रासायनिक यौगिक में उपस्थित जो भी परमाणु होता है, उस परमाणु द्वारा जो भी साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको क्या कर लेना, अपनी ओर आकर्षित करना ही क्या कहलाता है आपका, विद्युत तीव्रता कहलाता है। जैसे क्लोरीन में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कि साझेक इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु द्वारा क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो यही गुण विद्युत तीव्रता कहलाता है। तो इसमें बस इतना ही करना है और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम विद्युत तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक के पास चलते हैं भाई। तो नेक्स्ट है हमारा विद्युत तीव्रता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसको हमको थोड़ा सा क्या करना है, देखना है। तो वैसे तो बहुत सारे कारक हैं, इससे पहले वाला भी आप जो भी टॉपिक है उसमें प्रभावित करने वाले कारक क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले तो ये आता है हमारा जो परमाणु आकार होता है, परमाणु आकार क्या होता है हमारा, प्रभावित करने वाले कारक में रखा जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश आता है इसमें, है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, वो भी इसके अंतर्गत रखा जाता है भाई। तो प्रभावी क्या होता है हमारा, ये नाभिकीय आवेश है, इसको भी हम लोग इसके अंतर्गत रख सकते हैं। संकरण भी कहीं न कहीं क्या होता है आपका, जो क्या बोलते हैं विद्युत तीव्रता होता है उसको प्रभावित करता है। कुछ आयनों की प्रवृत्ति होता है, ये भी क्या करता है, विद्युत तीव्रता को प्रभावित करता है। आयनों की क्या है, प्रवृत्ति है। तो कैसे दो चार कारक हैं जो कारक क्या करते हैं आपके विद्युत तीव्रता को प्रभावित करते हैं, तो उनको वन बाय वन हम क्या करते हैं आगे देखते हैं भाई। चलिए, इसमें पहला दिया है परमाणु का आकार। तो यहाँ पर हम ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे, आपको समझाएंगे ज़्यादा भाई। परमाणु का आकार मतलब ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं,
यदि किसी परमाणु का आकार क्या होता है आपका छोटा होता है या बड़ा होता है तो उससे विद्युत ऋणता पर क्या होता है प्रभाव पड़ता है। तो ये 1/, क्या होता है हमारा विद्युत ऋणता को प्रदर्शित करता है, व्युत्क्रमणपाती होता है ना। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता मतलब ये बोल रहा है कि परमाणु जो आकार होता है उसका अपोजिट क्या होता है विद्युत ऋणता होता है। मतलब ये है कि परमाणु आकार जितना क्या होता है छोटा होता है, विद्युत ऋणता उतना ही क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, और परमाणु आकार जितना बड़ा होता है विद्युत ऋणता उतना ही क्या होता है आपका कम होता है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं आपका व्युत्क्रमणपाती होता है। अगर आकार बढ़ता है तो विद्युत ऋणता कम होता है, और आकार छोटा होता है तो विद्युत ऋणता क्या हो जाता है बढ़ जाता है। वजह ये होता है कि आकार छोटा होने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण क्या होता है ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है आकर्षित करता है। यही वजह है कि परमाणु आकार क्या होगा आपका छोटा होगा तो विद्युत ऋणता क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, और परमाणु आकार अगर बड़ा होगा तो विद्युत ऋणता आपका क्या होगा कम होगा। तो आप पहला पॉइंट में यही लिख सकते हैं। अगर थ्योरी के रूप में अगर आपको लिखने के लिए पूछ देता है तो आप पहला पॉइंट में लिख सकते हैं कि परमाणु आकार जितना क्या होगा बड़ा होगा विद्युत ऋणता उतना क्या होगा कम होगा, और परमाणु आकार जितना छोटा होगा विद्युत ऋणता उतना क्या होगा आपका कम होगा, है ना। विद्युत आकार जितना छोटा होगा विद्युत ऋणता बढ़ेगा, और आकार बड़ा होगा तो विद्युत ऋणता कम होगा, अपोजिट होता है भाई। तो पहला हमारा ये जो है बात यहीं पर क्या होता है आपका समाप्त होता है, और इसमें कुछ नहीं है। दूसरा है हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश यही होता है, जस्ट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यदि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो क्या होता है जो दूरियां हैं अगर क्या होता है आपका कम होता है तो उस स्थिति में क्या होता है आपका जो है आपका परमाणु त्रिज्या जो होता है उतना ही क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। मतलब इसको हम ऐसे करके क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश की अगर मैं बात करूं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा विद्युत ऋणता का मान भी उतना ही क्या होगा आपका ज़्यादा होगा भाई। हम यहाँ पर डायरेक्ट इस प्रकार से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा विद्युत ऋणता का मान भी उतना ही क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। इसी को आप थ्योरी के तौर पर क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं बता सकते हैं। तो इतना ही है, इसी को याद रखेंगे तो आप थ्योरी आसानी से लिख सकते हैं। इस पॉइंट में ये लिखा जा सकता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना क्या होता है ज़्यादा होता है उस यौगिक का या उस तत्व का विद्युत ऋणता उतना ही क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ विद्युत ऋणता क्या होते जाता है आपको बढ़ते जाता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है कब ज़्यादा होता है तो जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होता है आपका कम होता है, तो उस स्थिति में प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है ज़्यादा होता है और फिर विद्युत ऋणता का मान बढ़ जाता है। तो इस तरीक़ा से इन दोनों पॉइंटों को क्या किया जा सकता है आसानी से लिखा जा सकता है। आपको बड़ा बड़ा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, खाली आप ये देखो कि पूछ क्या रहा है कंसेप्ट को आप देखो, ठीक है। तो इसमें यही लिख सकते हैं आप ये बोल रहे हैं उसको थोड़ा थ्योरी कर लो और लास्ट में इसी को लिख दो, इसको थोड़ा थ्योरी कर दो, लास्ट में मैं जो लिखा हूँ उतना को लिख दो। इतना में काम ज़्यादा चल जाता है। जैसे इसमें पहला लिखना है कि परमाणु का जितना बड़ा होगा विद्युत ऋणता उतना कम होगा, परमाणु का जितना छोटा होगा विद्युत ऋणता उतना बढ़ेगा, और लास्ट में जो लिखा हूँ उसको लिख दो। दूसरा क्या है प्रभावी नाभिकीय आवेश दिया है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना क्या होगा ज़्यादा होगा विद्युत ऋणता का भी मान उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है वो खींचने का ज़्यादा काम करता है ना। छोटा आकार होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बजाय इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो लेगा। यही वजह है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण विद्युत ऋणता का मान क्या होगा बढ़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा नाभिकीय आवेश उतना ज़्यादा विद्युत ऋणता। तो कितना पॉइंट हो गया हमारा 2 पॉइंट। क्वेश्चन आता है 11वीं क्लास में भाई ये सब, है ना। चलिए आगे है आयनों के प्रकार। आयनों के प्रकार क्या होता है, आयन मतलब क्या होता है जिसमें धन आयन और ऋण आयन होता है। तो आयनों का जो प्रकार है ये जो है इसके आधार पर अगर हम देखें तो इस पर भी आपका जो है आपका थोड़ा बहुत जो है विद्युत ऋणता में फ़र्क पड़ता है। जैसे हम सामान्य लिथियम की बात करें, किसकी बात करें लिथियम की बात करें, सामान्य लिथियम जो होता है इसका अगर हम विद्युत ऋणता निकालें तो विद्युत ऋणता लगभग इसका बोल सकते हैं 1.0 होता है। किसका होता है भाई हमारा लिथियम का। लेकिन अगर हम लिथियम प्लस आयन की बात करें तो इसका विद्युत ऋणता बढ़ के कितना हो जाता है आपका 2.5 हो जाता है ना। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली डेटा देखें तो जो सामान्य परमाणु होता है उसकी विद्युत ऋणता
जो आयनिक वाला परमाणु वाला होता है उनकी विद्युत तीव्रता से क्या होता है, कम होता है। मतलब कोई भी आयनिक जो परमाणु है उसका विद्युत तीव्रता ज़्यादा होता है और उसका सामान्य परमाणु है ना उसका विद्युत तीव्रता कम होता है। मतलब क्वेश्चन करे कि लिथियम और लिथियम आयन में किसकी विद्युत तीव्रता ज़्यादा होता है, तो लिथियम आयन की विद्युत तीव्रता लिथियम की अपेक्षा, लिथियम परमाणु की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इस तरीक़े से इसमें क्या किया जा सकता है, आपको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो इसमें इतना ही है, इसमें और ज़्यादा नहीं। जैसे फ्लोरीन का दिया है, मान लो फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, सामान्य फ्लोरीन इसका दिया है, तो इसका देखा जाए तो 1 पॉइंट मान लो यहाँ पर, या 2 पॉइंट कुछ और दिया गया है, 2.1 दिया है, मान लो यहाँ पर 2.1 दिया है। बट फ्लोरीन जो आयन होता है इसका कितना होता है भाई, इसका आपका कितना होता है 4 पॉइंट क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आयन की जो विद्युत तीव्रता है वो उनके सामान्य परमाणु की विद्युत तीव्रता से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट में यही लिखा जा सकता है कि कोई भी जो आयनिक परमाणु होता है उसका विद्युत तीव्रता उसके सामान्य परमाणु की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे लिथियम आयन लिथियम की अपेक्षा ज़्यादा विद्युत तीव्रता शो करता है, फ्लोरीन आयन फ्लोरीन की अपेक्षा ज़्यादा विद्युत तीव्रता प्रदर्शित करता है। तो ये जो पॉइंट है जो हम बोल रहे हैं वो आप थर्ड पॉइंट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है भाई। वजह क्या होता है, वजह कई होता है। जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है हमारा, 3 है, आपको पता है लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूँ तो 2 और कितना लिखता हूँ, इसको 1 लिखता हूँ। तो इसमें क्या होता है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब यहाँ से देखा जाए तो परमाणु आकार क्या है, बड़ा है। मतलब नाभिक के प्रति आकर्षण तो है लेकिन आकार बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा हमारा कम है। लेकिन अगर लिथियम प्लस की बात करूँ तो उसमें केवल कितना होता है हमारा, एक ही कक्षक होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। तो इसमें नाभिक का आकर्षण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, सरल होता है। इसलिए एक्सेप्ट करने के बजाय देने का काम करता है। यही वजह है कि इसकी विद्युत तीव्रता ज़्यादा और इसकी विद्युत तीव्रता कम होता है भाई। तो ये हो गया आयनों के प्रकार, है ना भाई। यही सी बात है। देखो 2 इसमें कक्षा है तो यहाँ से अंतिम में 1 है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है। और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब पहले कक्षा में बचा है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफ़ी प्रबलता के साथ बन गया है। उस स्थिति में देने के बजाय क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। यही वजह है कि लिथियम आयन का जो आपका बोल सकते हैं विद्युत तीव्रता बढ़ जाता है। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था बोल रहा है। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी जो अणु होता है, अणु में 2 परमाणु होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्था मतलब अणु परमाणु को छोड़ दें और सिंपल अगर हम समझें तो बोल सकते हैं कोई भी तत्व या परमाणु है ना 18वें समूह के जैसा अष्टक पूर्ण करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या जितना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, वही उसका क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। साफ साफ भाषा में बोला जाए तो यही है, ठीक है। जैसे हमको बोल सकते हैं कि हीलियम एक अक्रिय तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। अब इसके जैसा हाइड्रोजन को बनना है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा तभी बनेगा। तो ये -1 दिखाएगा, है ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका हीलियम के जैसा हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन का, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपका 9 होता है। और 9 की बात करें तो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें इसका तो 2 और कितना होता है, 7 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, मतलब -1 दिखाता है, और एक इसके जैसा हो जाता है, नियान के जैसा हो जाता है। तो कोई तत्व, या हम सोडियम की बात करें, सोडियम क्या होता है, 11 होता है। इसके अंतिम में हम देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना अष्टक क्या करता है, नियान के जैसा प्राप्त कर लेता है। तो कोई तत्व अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए या 18वें समूह के जैसा बनने के लिए क्या करता है, जितना इलेक्ट्रॉन देता है या जितना इलेक्ट्रॉन लेता है वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था जितना ज़्यादा होता है ना, या जिस तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था या जिस परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था जितना ज़्यादा होता है वो उतने ही क्या होते हैं, ज़्यादा धनात्मक होते हैं, और उसकी विद्युत तीव्रता उतने ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था जितनी क्या होती है, अधिक होती है ना। ऑक्सीकरण अवस्था जितनी क्या होती है, आपकी अधिक होती है। ऑक्सीकरण अवस्था जितनी क्या होती है भाई, अधिक होती है। ऑक्सीकरण अवस्था जितनी क्या होती है,
जितनी अधिक होती है, अवस्था जितनी क्या होती है आपकी अधिक होती है, अधिक होगी आपकी विद्युत ऋणता उतनी ही क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, विद्युत ऋणता उतनी ही क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं कि किसी भी तत्व की विद्युत आक्षीकरण अवस्था जितनी ज़्यादा होती है, अर्थात वो जितनी ज़्यादा धनात्मकता को प्रदर्शित करती है, जितनी धन विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करती है, उसकी विद्युत ऋणता उतनी ही क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है। तो फोर्थ पॉइंट में यही लिखी जा सकती है कि किसी भी तत्व की आक्षीकरण अवस्था जितनी ज़्यादा होती है, अर्थात वो जितनी ज़्यादा धन विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करती है, उनका विद्युत ऋणता भी उतनी ही क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है। तो इस तरीक़े से ये फोर्थ पॉइंट में ये जो बातें हैं वो लिखी जा सकती है भाई। तो कितना पॉइंट हो गया हमारा, फोर्थ पॉइंट। एक लास्ट है इसमें संकरण के प्रकार। अभी संकरण पढ़े नहीं हैं, है ना, तो थोड़ा सा आपको ये लगेगा। तो संकरण बहुत सारे प्रकार का होता है, यहाँ पर उसका हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो संकरण होता है उसमें sp संकरण होता है, sp2 संकरण होता है ना, उसके अलावा sp3 संकरण होता है, sp3d संकरण होता है, ठीक है, sp3d2 संकरण होता है, sp3d3 संकरण होता है, dsp2 संकरण होता है, ठीक है। तो बहुत सारे संकरण होते हैं। तो इस संकरण के बेस पर भी विद्युत ऋणता में क्या होता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जिसमें S प्रवृत्ति ज़्यादा होता है, S लक्षण ज़्यादा होता है, उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जिसमें S लक्षण क्या होता है, कम होता है, उसकी विद्युत ऋणता कम होती है। तो यहाँ पर S लक्षण कैसे निकालते हैं, तो ये जैसे निकाला जाता है, देखो इसमें कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, 2 कक्षक, एक S का और एक P का। तो लक्षण निकालते हैं तो 100 अपन जितना कक्षक भाग लेता है उसको भाग दे देते हैं 100 से। तो 2 कक्षक भाग ले रहा है तो 2 से, तो इसको अगर करते हैं तो 50% आ गया। 50% आता है, मतलब दोनों को बांट दिया जाए तो S का कितना परसेंट बनेगा, 50%, और P का कितना बनेगा, 50%। ठीक है, तो ये इसको मिल गया 50%, किसमें, SP। अगर SP2 में अगर हम बात करें तो SP जो 2 होता है, इसमें 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, P का 2 और S का 1। तो 100 से अगर क्या कर दें, इसको भाग दे दें, तो यहाँ पर हम लोग काटें तो लगभग 33.33% आता है। ठीक है, तो 33.33 आ रहा है ना। देखो कितना हो जाएगा, 3 से भाग देंगे, हाँ, तो 3 3 9, तो 33.33। अब सबको बराबर भागों में बांटेंगे तो 1 का कितना मिल रहा है, S को, तो S को मिल रहा है 33.33% मिल रहा है, मतलब 33% मिल रहा है। तो संकरण जो होता है, उस संकरण में S करेक्टर को देखा जाता है। जिस संकरण में S लक्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है, उनका विद्युत ऋणता आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जिनका S लक्षण या जिस संकरण में S लक्षण क्या होता है, कम होता है, उसका विद्युत ऋणता आपका कम होता है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम विद्युत ऋणता की बात करें तो SP का होता है, फिर SP2 का होता है, उसके बाद आपका SP3 का होता है। इस प्रकार से क्या होते जाता है आपका, ये बढ़ते जाता है। आपका SP3 फिर D हो जाता है, फिर आपका SP3D2 हो जाता है, उसके बाद आपका SP3 क्या हो जाता है, D3 हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होते जाता है, संकरण जो है बढ़ने के साथ आपका विद्युत ऋणता क्या होते जाता है, कम होते जाता है। क्योंकि जो संकरण आगे की ओर बढ़ता है उसमें S करेक्टर, S की जो मात्रा है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब नाभिकीय आवेश की मान कम होते जाता है। तो इस तरीक़ा से इसमें क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। अगर इसमें थ्योरी आपको लिखना है तो बोल सकते हैं, जो संकरण होता है, जिस संकरण में S लक्षण ज़्यादा होता है वो ज़्यादा विद्युत ऋणता प्रदर्शित करता है, और जिसमें S लक्षण क्या होता है, कम होता है, वो कम विद्युत ऋणता प्रदर्शित करता है। जिसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है, तो थ्योरी आपको लिखना है भाई थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका प्रभावित करने वाले कारक, ये हम लोग क्या कर लिए, देख लिए। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, ये तो विद्युत ऋणता और विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं जो आवर्त सारणी में जो भी विद्युत ऋणता है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप ऊपर में टॉपिक दे सकते हैं, है ना। आवर्त सारणी में क्या देखेंगे हम लोग, विद्युत ऋणता, ये हमारा टॉपिक है, आपके बुक में दिया होगा। तो आवर्त सारणी में क्या देखेंगे हम लोग,
विद्युत तीव्रता देखेंगे कि आवर्त सारणी में विद्युत तीव्रता में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। और आपको पता है कि आवर्त सारणी में आपका 2 ग्रुप होता है, एक आवर्त होता है और एक ऊपर से नीचे क्या होता है, वर्ग होता है। तो हम उन्हीं में चर्चा करेंगे। तो टॉपिक क्या है आपका, आवर्त सारणी में विद्युत तीव्रता। ये बाय मिस्टेक छूट गया है तो उसके लिए आप टेंशन मत लें, ठीक है। तो आवर्त सारणी में विद्युत तीव्रता की प्रवृत्ति क्या होता है, ये हमको क्या करना है, अभी थोड़ा सा देखना है। तो आवर्त सारणी में विद्युत तीव्रता की अगर हम प्रवृत्ति की बात करें तो पहले किस में देखते हैं, आवर्त में देखते हैं भाई। आवर्त क्या होता है, पहले से आपको पता है कि दाएं से जो बाएं कॉलम बना होता है आपका पीरियोडिक टेबल में, वही आपका क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। और जब आवर्त सारणी में आप क्या करते हैं, दाएं से क्या करते हैं, बाएं जाते हैं। आपको पता है कि ये हमारा क्या होता है, आवर्त सारणी में ये आवर्त होता है। और आवर्त में अगर हम क्या करते हैं, दाएं से क्या करते हैं, दाएं से नहीं बाएं से हम क्या करते हैं, दाएं चलते हैं, तो उस स्थिति में आपका परमाणु आकार धीरे धीरे क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है ना। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। और ये हमारा क्या हो गया, नियान हो गया। तो ये हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से क्या करने पर, दाएं चलने पर आपका आकार धीरे धीरे क्या होते जाता है, आपका भाई छोटा होते चले जाता है, छोटा होते चले जाता है, छोटा होते चले जाता है ना। तो इससे ये होता है कि दाएं से बाएं जाने पर आपका आकार क्या हो रहा है, परमाणु का छोटा हो रहा है, अर्थात नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो कम हो रहा है। मतलब यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रभावी नाभिकीय जो आवेश होता है वो क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। बढ़ते जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता क्या होते जाता है, कम होते जाता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता क्या होता है, आपका बढ़ते जाता है। यही वजह है कि आवर्त सारणी में बाएं से क्या करने पर, दाएं जाने पर विद्युत तीव्रता का मान क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है, ठीक है। तो विद्युत ऋणता का जो मान है क्या होता है, आपका बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है भाई, जब हम क्या करते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं। तो आवर्त में हम लोग अगर क्या करते हैं, बाएं से अगर क्या करते हैं, दाएं जाते हैं, तो वैसे वैसे क्या होते जाता है, विद्युत ऋणता का मान बढ़ते जाता है। कारण यह है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होते जाता है, आपका छोटा होते जाता है, जिससे नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। और नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता बढ़ता है, लेने की क्षमता बढ़ता है, देने की क्षमता कम हो जाता है। तो ये हो गया आपका आवर्त में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं समूह में। समूह क्या होता है भाई, तो ऊपर से जो नीचे होता है यही आपका क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। जैसे इसमें हम 17वें समूह की बात करें तो इसमें आता है फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। तो ये हमारे 17वें समूह के तत्व हैं। तो इसमें अगर देखें तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार आपका क्या होता है जाता है, क्रमशः बड़ा होते जाता है। ये और बड़ा, फिर फ्लोरीन और बड़ा, आयोडीन और बड़ा, एसिटीन और बड़ा। तो जैसे जैसे ऊपर से हम क्या करते हैं, नीचे आते जाते हैं, परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। और परमाणु आकार बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होते जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा और लेने की क्षमता कम हो जाता है। यही वजह है कि ऊपर से नीचे आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर जो विद्युत तीव्रता होता है, इस विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है, आपका घटते जाता है ना। मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत तीव्रता का मान घटता है, का मान क्या करता है भाई, घटता है। तो इसको आप दिमाग में याद रखेंगे ना, क्योंकि ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सब हम लोग बोल रहे हैं, तो इसको आप विशेष ध्यान में रखेंगे भाई। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत तीव्रता का मान क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है, घटते जाता है। कारण कोई पूछता है तो कारण लिख देना कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। और इस वजह से इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम हो जाता है। यही वजह है कि विद्युत तीव्रता का मान ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आपका घटता है। तो ये हो गया आवर्त सारणी में क्या क्या उनकी स्थिति होता है, उसको हम लोग देख लिए भाई। तो ये सबसे क्वेश्चन बनता है ना, आपको जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप समझे हो अच्छा से, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट की ओर हम क्या करते हैं, चलते हैं। आगे है हमारा 3rd नंबर, वो है उत्कृष्ट गैसों की विद्युत तीव्रता। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, समूह में ही बात कर रहे हैं अभी, मतलब हम आवर्त सारणी में ही बात कर रहे हैं। 3rd नंबर है उत्कृष्ट गैसों की विद्युत तीव्रता। वैसे हम उत्कृष्ट गैसों की बात करें तो उत्कृष्ट जो गैस है, जैसे हमारे उत्कृष्ट गैस में कौन है, हमारे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, और क्या है हमारा जीनान है, रेडान है। ये तो रेडियो एक्टिव तत्व है। फिर भी तो इनकी अगर हम बात करें तो इसका देखें तो 1:2 पूरा कक्षक क्या है, भरा है। इसकी बात करें तो 1:2
2s2 2p6 पूरा कक्षक क्या हुआ है, भरा हुआ है। आर्गन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 पूरा कक्षक क्या हुआ है, अंतिम कक्षक भरा है, पूरा अंतिम कक्षक भरा है। तो इस कारण से अगर हम उत्कृष्ट गैसों की बात करें तो उत्कृष्ट गैसों की चूँकि कक्षक पूरा क्या होता है, भरा रहता है, इस वजह से फिलहाल इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है। इस कारण से उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणता का जो मान होता है, विद्युत ऋणता का मान शून्य होता है भाई। क्या होता है, शून्य होता है। तो विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, शून्य होता है। किसका शून्य होता है हमारा, ये होता है 18वें समूह के तत्वों का, जिसे उत्कृष्ट गैसों के नाम से जाना जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि उत्कृष्ट जो गैस होते हैं उन गैसों का जो अंतिम कक्षक होता है वो चूँकि क्या होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होता है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं। इस कारण से आपका उत्कृष्ट गैसों का विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, शून्य होता है, या शून्य समूह के तत्वों के विद्युत ऋणता का मान शून्य होता है। इस तरीक़ा से तीसरा जो पॉइंट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और लास्ट है हमारा संक्रमण तत्वों की, ये संक्रमण है ना, ये अड़ा है, ये क नहीं है, ये अड़ा है। तो संक्रमण तत्वों की विद्युत ऋणता, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं आप सबको मैं बता चुका हूँ। हमारा जो क्या होता है, जो डी ब्लॉक का जो तत्व होता है वही आपका क्या कहलाता है, संक्रमण तत्व होता है। ये बीच में रहता है आपका पीरियोडिक टेबल में। अगर हम बात करें आवर्त सारणी में बात करें तो ये हमारा क्या होता है, जो बीच का होता है यही क्या कहलाता है, हमारा डी ब्लॉक के तत्व। इस तरफ क्या रहता है आपका एस ब्लॉक के तत्व, जो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। और इस तरफ क्या रहता है आपका पी ब्लॉक के क्या होता है, हमारे तत्व पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो बीच वाला ब्लॉक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं, जिसमें 10 कॉलम आपका बना हुआ रहता है, क्योंकि डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये आपका 3 से लेकर के 12 तक के जो वर्ग आते हैं उनको हम डी ब्लॉक के क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और इस ब्लॉक के तत्वों में ना कुछ श्रेणियाँ पाई जाती है, ठीक है। हमारे डी ब्लॉक के तत्वों को कुछ श्रेणी में बांटते हैं, जैसे 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, और ये हमारा 6 श्रेणी। इसको बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। पहला वाला को क्या बोलते हैं भाई, प्रथम संक्रमण श्रेणी, है ना। ये सब पढ़ेंगे आप आगे क्लास में, ठीक है। ये होता है हमारा द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ये होता है तृतीय संक्रमण श्रेणी। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी की अगर विद्युत ऋणता की बात करें, है ना, बाएं से दाएं की ही बात करते हैं, तो बाएं से जब दाएं चलते हैं तो अनियमित रूप से, अनियमित ही होता है इसमें, ये सब आप बढ़ेंगे बाद में, अनियमित, ठीक है। अनियमित मतलब एक बराबर नहीं होता है, अनियमित रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रथम जो क्या होता है, संक्रमण श्रेणी होता है ना, प्रथम संक्रमण श्रेणी में अगर बात करें तो फिलहाल तो संक्रमण तत्वों की विद्युत ऋणता में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन द्वितीय और तृतीय जो संक्रमण श्रेणी के जो तत्व आते हैं उसमें आपका क्या होता है, आपका अनियमित रूप से विद्युत ऋणता में कम ज़्यादा क्या होता है, आपको अनियमितता देखने को क्या होता है, मिलता है। तो इस तरीक़ा से जो आपका आवर्त में विद्युत ऋणता की स्थिति है उसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। और विद्युत ऋणता क्या होता है आप जानते हो, किसी भी रासायनिक यौगिक में परमाणु द्वारा साझेक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना ही क्या कहलाता है, आपका विद्युत ऋणता कहलाता है। तो ये हो गया आपका कुछ और पॉइंट। चलिए अब आगे की ओर हम क्या करते हैं, चलते हैं। आगे का हमारा पॉइंट है वो है विद्युत ऋणता का तत्वों के रासायनिक गुणों, है ना, पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है विद्युत ऋणता का तत्वों के रासायनिक गुणों पर प्रभाव, है ना। यहाँ टॉपिक बोल रहा है कि विद्युत ऋणता जो होता है ना, उससे कोई भी तत्व के रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। और यहाँ पर जो भी प्रभाव है उनको यहाँ पर पॉइंट वाइज क्या किया गया है, दिखा गया है। जिसमें पहला है आपका वो है किसी यौगिक का आयनिक गुण, आयनिक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखना है, ठीक है। तो आयनिक गुण की बात करें तो किसी भी आयनिक गुण का जो है क्या प्रभाव पड़ता है, देखो 2 गुण होता है, एक सहसंयोजी होता है और एक क्या होता है आपका आयनिक गुण क्या होता है, पाया जाता है। आयनिक गुण तब बनता है जब 2 परमाणु के जो विद्युत ऋणता होता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो वहाँ पर बनने वाला जो भी बॉन्ड होता है वो आपका आयनिक बंध होता है। और जहाँ पर विद्युत ऋणता का मान समान होता है 2 तत्वों का या 2 परमाणु का, वहाँ पर सहसंयोजी बंध बनता है, ठीक है। और उसके आधार पर वो क्रियाशीलता को क्या करता है भाई,
प्रदर्शित करता है, आयनिक यौगिक ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, सहसंयोजी कम क्रियाशील होते हैं, तो वो इसी के बेस पर है। तो किसी यौगिक का आयनिक गुण, तो यदि दो परमाणु है या दो तत्व हैं और दोनों परमाणु का जो आपका क्या होता है, जो विद्युत ऋणता होता है, यदि वो क्या होता है, समान होता है, विद्युत ऋणता क्या होता है भाई, अगर समान होता है तो वहाँ पर बनने वाला जो बंध होता है वो सहसंयोजी बंध होता है। कैसा होता है, वो सहसंयोजी बंध को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और यदि दो परमाणुओं के विद्युत ऋणता में काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा अंतर होता है, इनमें अंतर क्या हो, अगर ज़्यादा हो तो बनने वाला बंध क्या होता है आपका, आयनिक बंध को क्या करता है आपका, प्रदर्शित करता है या आयनिक बंध बनता है। तो इस तरीक़ा से हम पहला जो पॉइंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। और उसी के आधार पर उनका क्रियाशीलता क्या होता है, डिसाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि दो परमाणुओं का विद्युत ऋणता समान होता है, विद्युत ऋणता क्या होता है भाई हमारा, समान होता है, तो दोनों परमाणु के बीच कौन सा बंध है हमारा, सहसंयोजी बंध बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है ना, सहसंयोजी बंध बनता है। और यदि है ना परमाणुओं के बीच बोल सकते हैं, परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणता में अंतर होता है, परमाणुओं के बीच है ना, विद्युत ऋणता में अंतर होता है, विद्युत ऋणता में अंतर होता है तो आयनिक बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि दो परमाणु है और दोनों परमाणु के बीच में अगर क्या होता है, हमारा विद्युत ऋणता में बहुत कम है, तो उस स्थिति में बनने वाला जो बंध होता है वो कैसा होता है, हमारा सहसंयोजी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं विद्युत ऋणता में कम होता है, तो यहाँ पर बनने वाला बंध कैसा होगा आपका, सहसंयोजी बंध को क्या करता है, प्रदर्शित करता है या सहसंयोजी बंध होता है। ये उदाहरण ना लें कि हम दूसरा उदाहरण लें तो भी ले सकते हैं, जैसे अमोनिया है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 या मेथेन ले सकते हैं यहाँ पर भाई आप, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो बनने वाला बंध होता है, इसके विद्युत ऋणता में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध से बनता है, इसका एक, इसका और इसका, तो यहाँ पर सहसंयोजी बंध बनता है। लेकिन अगर हम बात करें NaCl का, तो यहाँ पर जो भी बंध बनता है वो क्या होता है, हमारा आयनिक बंध बनता है। वजह ये होता है कि इन दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है और इन परमाणुओं के विद्युत ऋणता में कोई अंतर नहीं होता है। तो यदि परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर हो तो वहाँ पर जो है आयनिक बंध, और यदि परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर ना हो तो उसे कौन सा बंध कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। और हमारा अगर क्रियाशीलता के हिसाब से देखें तो सहसंयोजी जो है कम क्रियाशील होते हैं और आयनिक जो है ज़्यादा क्रियाशीलता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर कुछ और भी बातें बताई गई है भाई, जैसे क्योंकि आपको पता है कि जो विद्युत ऋणता होते हैं उसको इस प्रकार से इकाई से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ बातें जैसे दिया गया है, जैसे फर्स्ट बातें दिया गया है, यदि यहाँ पर A और क्या दिया है आपका, माइनस क्या दिया है आपका, x नहीं है, वो इकाई B है, यदि इनका मान क्या होता है, शून्य होता है या शून्य के बराबर होता है, मतलब इन दोनों में अगर अंतर बिल्कुल क्या होता है, शून्य होता है। यदि हमारा दो परमाणु है, एक परमाणु को एक इकाई A से दिखा रहे हैं और एक परमाणु को इकाई B से बता रहे हैं, और उन दोनों के विद्युत ऋणता में अगर कितना होता है, हमारा शून्य अंतर होता है, तो उस स्थिति में हमारा जो बनने वाला अणु होता है, ये अणु कैसा होता है, हमारा अध्रुवी होता है। कैसा होता है भैया, अध्रुवीता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यदि यहाँ पर क्या होता है, ये इकाई हो गया और ये -XB
दिया गया है, यदि इन दोनों का मान एक दूसरे में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत क्या है, ज़्यादा अंतर है, किनके किनके, हमारा दो परमाणु है और दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो जो अणु बनेगा, जो यौगिक बनेगा वो कैसा होता है, हमारा ध्रुवी होता है, मतलब आयनिक होता है। अध्रुवी मतलब होता है सहसंयोजी और ध्रुवी मतलब होता है आयनिक। अब एक थर्ड बीच की स्थिति होता है। अगर यहाँ पर दिया गया है थर्ड नंबर, ये है कि थर्ड नंबर में अगर यहाँ पर एक्स नहीं, काई ए माइनस क्या दिया है हमारा, काई बी में अगर जो है अंतर यहाँ पर इनका जो है मान रखने के पश्चात अगर मान कितना आता है आपका 1.7 आता है, तो उस स्थिति में आपका 50% क्या होगा, आयनिक यौगिक होगा। क्या होगा, ये आयनिक यौगिक होगा, आयनिक होगा, और 0% क्या होगा आपका सहसंयोजी होगा, सहसंयोजी यौगिक होगा। मतलब ये बोल रहा है यदि x का मान कुछ भी दिया है, आपका कुछ भी मान दिया है, जैसे मान लो यहाँ पर दिया है 0.98, ये दिया है हमारा 0.98 दिया गया है या 0.9 दिया गया है मान लो, ठीक है। x से का मान कितना दिया है हमारा 0 पॉइंट कितना दिया है 9। हम लोग मान लो ए जो है हमारा काई ए ने है और ये क्या है हमारा Cl है, और ए ने का मान कितना दिया है 0.9 दिया गया है, और इसका मान दिया है आपका माइनस में 3.0। तो यहाँ पर हम टोटल बात करें तो कितना आ जाता है, ये 2 पॉइंट कितना आ जाता है आपका 1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है यदि हमारा मान 1.7 से अगर क्या होता है, कम रहता है या 1.7 रहता है, उस स्थिति में 50% जो है आपका यौगिक कैसा होता है, आयनिक यौगिक होता है, और 0% क्या होता है, सहसंयोजी होता है। यदि यहाँ पर इसका मान क्या हो जाता है आपका, चौथा नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यदि इनका मान, किसका मान, काई ए माइनस काई क्या होता है जो बी होता है, इनका मान अगर 1.7 से क्या होता है आपका अधिक होता है, तो उस स्थिति में वो कैसा होता है हमारा आयनिक यौगिक ही होता है। कैसा होता है, आयनिक यौगिक ही होता है। मतलब जहाँ आपका मान 1.7 से ज़्यादा हुआ मतलब वो आयनिक यौगिक होता है। और आयनिक यौगिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे सोडियम क्लोराइड उदाहरण लिए हैं, ये वाला सोडियम क्लोराइड क्या कर रहे हैं हम लोग, उदाहरण ले रहे हैं, जिसका मान कितना आ रहा है 2.1 आ रहा है, मतलब वो 1.7 से क्या है ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर NaCl है वो कैसा यौगिक होता है हमारा, आयनिक यौगिक होता है। और यदि मान क्या आता है हमारा 1.7 से कम आता है तो उस सहसंयोजी यौगिक को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसके अंतर्गत इतने सारे पॉइंट क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो ये हो गया आपका विद्युत ऋणता का तत्वों के रासायनिक गुणों में क्या प्रभाव पड़ता है, ये पहला पॉइंट। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं दूसरा पॉइंट, इसका बंध लंबाई दिया है। क्या दिया है हमारा, बंध लंबाई। बंध लंबाई क्या होता है, दो परमाणु के बीच की दूरी हम लोग बोल सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बंध लंबाई जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है हमारा, क्या बोल सकते हैं, विद्युत ऋणता से। तो विद्युत ऋणता का मान जितना ज़्यादा होता है, यदि दो परमाणु की विद्युत ऋणता में क्या हो, जितना ज़्यादा अंतर होता है उसका जो बंध लंबाई होता है वो सहसंयोजी बंध की अपेक्षा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यदि दो परमाणुओं के लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, दो परमाणुओं के यहाँ पर लिख सकते हैं, दो परमाणुओं के विद्युत ऋणता में जितना क्या होता है आपका अधिक अंतर होता है, जितना अधिक क्या होता है भाई हमारा अंतर होता है, जितना अधिक अंतर होता है, बंध लंबाई का मान उसके सहसंयोजक लंबाई की अपेक्षा कम होता है। सहसंयोजक लंबाई से क्या होता है आपका, कम होता है। तो मतलब ये है कि यदि विद्युत ऋणता में ज़्यादा क्या हो, अंतर हो, तो उसका बंध लंबाई क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। हम लोग साफ साफ ये बोलेंगे, है ना। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं आपका बंध लंबाई है, ये क्या दिया हमारा, बंध
लंबाई। तो बंद लंबाई जितना क्या होगा आपका बोल सकते हैं, या इसमें अंतर लिख सकते हैं ऐसा करके। ये दिया है हमारा ये ऐसा साई काई ए और काई बी में जितना क्या होगा आपका अंतर अधिक होगा, में जितना अधिक अंतर होगा, जितना ज़्यादा अंतर होगा बंद लंबाई उतना ही क्या होगा कम होगा। बंद लंबाई उतना ही क्या होगा आपका कम होगा। तो अंतर जितना ज़्यादा होगा बंद लंबाई उतना ही क्या होगा कम होगा, क्योंकि थोड़ा सा खींचेगा भी आपका एक दूसरे को तो बंद लंबाई कम हो जाता है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, बंद की ध्रुवता। बंद की ध्रुवता, और बंद की ध्रुवता से मतलब क्या है, यही सहसंयोजी बंद और आपका आयनिक बंद से होता है भाई। तभी तो मैं बताया कि यदि यहाँ पर काई ए माइनस काई बी में क्या होगा अधिक अंतर होगा, अधिक क्या होगा अंतर होगा, दोनों के बीच क्या होगा अधिक अंतर होगा, तो बनने वाला बंद कैसा होगा आपका आयनिक बंद होगा। ये कैसा बनेगा आयनिक बंद। और अगर काई ए माइनस काई बी में कम अंतर होगा अर्थात अंतर नहीं होगा, तो वहाँ पर बनने वाला बंद कैसा होगा आपका सहसंयोजी होगा। कैसा होगा ये सहसंयोजी। तो यही आपके ध्रुवता को क्या करता है प्रदर्शित करता है, या ये बोल सकते हैं ये ध्रुवी होगा, ये कैसा होगा आपका ध्रुवी, और ये कैसा होगा आपका अध्रुवी। तो इस तरीक़ा से ये थर्ड पॉइंट को भी लगा सकते हैं। यदि हमारा दो परमाणु की विद्युत तीव्रता में ज़्यादा अंतर होगा तो ध्रुवीय अणु होगा, और अगर दो परमाणु की विद्युत तीव्रता में कम अंतर होगा तो कैसा होगा अध्रुवीयता को प्रदर्शित करता है। तो कितना पॉइंट हो गया भाई हमारा 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, विद्युत ऋणात्मकता और जल अपघटन। मतलब जितने ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा जल अपघटन उतना ही क्या होगा ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जितना अधिक होगा है ना, जल अपघटन उतना ज़्यादा होगा, जल अपघटन उतना अधिक होगा। ये आसानी से बोल सकते हैं। तो विद्युत तीव्रता में जितना ज़्यादा का अंतर होगा जल अपघटन उतना ही अधिक होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया आपका Cl2O और यहाँ पर दिया है H2O। अगर इसका हमको जल अपघटन कराना है तो Cl2 और H2O को अगर हम तोड़ें तो ये हो जाता है आपका Cl, ये हो जाता है O और ये हो जाता है Cl। पानी को तोड़ूँ तो मैं H प्लस OH क्या हो जाता है आपका माइनस हो जाता है। तो यहाँ से कैसे कैसे आपका टूटता है और यौगिक बनता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये यहाँ से आपका माइनस हो जाता है और ये हो गया प्लस, यहाँ से हो जाता है प्लस और ये हो जाता है आपका माइनस। तो क्या बनेगा भाई हमारा यौगिक, तो ये ज़्यादा धनात्मकता होता है उसको पहले लिखते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका H प्लस आयन और ये हो जाता है OCl, और इसका कितना मात्रा बनेगा 2, हाइपोक्लोरस अम्ल बन जाता है। क्या बनता है हमारा ये हाइपोक्लोरस अम्ल को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से विद्युत तीव्रता में या विद्युत तीव्रता ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जल अपघटन उतना ही आसानी से क्या हो जाता है आपका हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट। इसमें इतना ही करना है। और बंद की स्थायित्वता, भाई बंद की क्या होती है हमारी स्थायित्वता की बात करेंगे तो भाई विद्युत तीव्रता में जितना ज़्यादा आपका अंतर होगा बंद की स्थायित्वता उतनी ही क्या होगा अधिक होगा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं विद्युत ऋणता में जितना अधिक अंतर होगा, जितना अधिक अंतर होगा, विद्युत ऋणता में जितना अधिक अंतर होगा स्थायित्वता उतनी अधिक होगी, स्थायित्वता उतनी क्या होगी अधिक होगी, उतनी अधिक होगी,
अधिक होगी। और यहाँ पर जैसे दिया है आपका HF सबसे ज़्यादा स्थायी है, फिर हम बात करें HCl, फिर HBr, और ये क्या होता है हमारा HI। तो ये स्थायित्वता का थोड़ा क्या दिया है आपका क्रम दिया गया है। तो ये क्या हो गया हमारा, कितना पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट। एक आध पॉइंट और दिया है हमारा, उसको देख लेते हैं। धातु और अधातु गुण, धातु और क्या दिया हमारा, अधातु गुण। तो जिनकी विद्युत तीव्रता ज़्यादा होती है वो अधातु, जिनकी विद्युत तीव्रता कम होती है वो धातु कहलाता है। तो लिख सकते हैं जिनकी विद्युत तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी, विद्युत तीव्रता अधिक होगी, वो क्या कहलाएगा हमारा, अधातु। मतलब वे परमाणु जिनकी विद्युत तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो अधातु कहलाएगी। और वे परमाणु जिनकी विद्युत तीव्रता कम होगी, विद्युत तीव्रता क्या होगी आपकी कम, विद्युत तीव्रता कम होगी, वो क्या कहलाएगी भाई, धातु होगी, वो कहलाएगी आपकी धातु। मतलब हम बोल सकते हैं कि जिनकी विद्युत तीव्रता ज़्यादा होती है वो क्या कहलाती है, अधातु, और जिनकी विद्युत तीव्रता कम होती है वो कहलाती है आपकी धातु। तो इसमें इतना ही है और ज़्यादा नहीं। 7 पॉइंट की बात करें तो धातु ऑक्साइडों की प्रकृति। धातु ऑक्साइड की प्रकृति मतलब धातु का जो ऑक्साइड है उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम दाएं से क्या करते हैं, बाएं जाते हैं, तो अम्लीय गुण क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है भाई, है ना, अम्लीय गुण प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जैसे हम लोग सोडियम के ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, सोडियम की बात, या इससे मैं ऊपर की बात करूं, किसके बाद में लिथियम के ऑक्साइड की बात करता हूं, तो लिथियम के ऑक्साइड क्या होता है, हमारी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। उसी प्रकार अगर हम मैग्नीशियम के ऑक्साइड की बात करें, है ना, तो मैग्नीशियम या बेरिलियम के ऑक्साइड की बात करूँ मैं, है ना, बेरिलियम की ऑक्साइड की बात करूँ, और BE, या इसको मैं BeO लिख देता हूँ, BeO, ये भी कैसा होता है हमारा, क्षारीय होता है। कैसा होता है ये, क्षारीय। अगर बेरिलियम के बाद मैं किसके पास चल दूँ, कार्बन के पास, तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसकी बात करें। या इसके बाद मैं चल देता हूँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पेंटाऑक्साइड बात कर लेता हूँ मैं। तो ये सब क्या होते हैं, अगर जैसे हम अधातु प्रवृत्ति में जाते हैं तो ये अम्लीय प्रकृति को शो करता है, ये भी कैसे को करता है, अम्लीय प्रकृति को शो करता है। मतलब जितने भी धातु होते हैं उनकी ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति होता है, और जो आधात्विक तत्व होते हैं उनकी ऑक्साइड की बात करें तो अम्लीय प्रकृति को शो करता है। यही वजह है कि बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय गुण क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, और क्षारीय गुण क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। सेम ऊपर से हम क्या करते हैं, नीचे आते जाते हैं तो क्षारीय गुण बढ़ते जाता है, अम्लीय गुण कम होते जाता है। तो इस तरीक़े से लगभग 5-7 हमारा पॉइंट है जो हम क्या कर सकते हैं, इनके अंतर्गत रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ से क्या करना है, बनाना है, और नहीं आता है तो छोड़ देना है भी। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। आगे है रासायनिक गुणधर्म में आवर्त में प्रवृत्ति। फिर से दिया है थोड़ा सा, रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त जो है उनमें क्या प्रवृत्ति होता है। चलिए ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है इतना ही इस क्लास में करते हैं, और आने वाला जो क्लास है उसमें हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, टॉपिक को देखने वाले हैं भाई।